तो आप लोगों की गांधीवादी आयाम क्लास चल रही होगी स्किल डेवलपमेंट में, है ना। स्किल डेवलपमेंट में ही चल रहा है ना गांधीवादी आयाम। तो उसी पे हम बात करेंगे। मेरी क्लास आज ही बस है, आज ही बस आप लोगों को झेलना है, उसके बाद तो जो सर पढ़ाते हैं वही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस पेपर का पूरा नाम आपको पता है क्या है? किसी को पता है? जो पेपर आप लोग पढ़ रहे हैं स्किल डेवलपमेंट का, इसका पूरा शीर्षक क्या है? नहीं पता तो बहुत ही अच्छी बात है आपको, आपके लिए, है ना। प्रयास भी नहीं किए होंगे आप लोग। क्या नाम है इसका? रचनात्मक कौशल के गांधीवादी आयाम। केवल गांधीवादी आयाम नहीं है ना। शांतिपूर्वक सुनिए। रचनात्मक कौशल के गांधीवादी आयाम। तो सबसे पहले इस शीर्षक को डिकोड करेंगे कि क्या मतलब है, क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, क्या जरूरत आ रही थी। अभी तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री ये सब पढ़ रहे थे, बीच में गांधी जी को भी पढ़ने लग गए हैं, है ना। तो सबसे पहले रचनात्मक का मतलब क्या होता है? क्रिएटिविटी इंग्लिश में कहते हैं, है ना। कौशल मतलब स्किल, रचनात्मक स्किल डेवलपमेंट जो आपका सब्जेक्ट ही आपको ऐड किया गया है, उसका मतलब ये है कि आपको कुछ ऐसी स्किल सिखाई जाए जो कि आपका क्या करे, व्यक्तित्व का क्या करे, निर्माण करे। व्यक्तित्व के निर्माण के लिए आपको कोई ऐसी स्किल सिखाई जाए जो कि मेन कोर्स के साथ चलता रहे। जैसे 3 सब्जेक्ट आपके मेजर हैं, फिर उसके बाद 3 और पढ़ते हैं आप लोग, तो उससे क्या होगा, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। इसलिए पढ़ने की जरूरत है, नई शिक्षा नीति के तहत उसको लागू किया गया। स्किल डेवलपमेंट से क्या होगा, आपकी पर्सनालिटी जब डेवलप होगी तो आपका जो सोच है वो एक दिशात्मक ना होके क्या होगा, मल्टी डायमेंशनल होगा। आप किसी मुद्दे को एक दिशा में देख के नहीं सोचेंगे, उसके आप सारे आयामों को क्या करेंगे, देखेंगे, जब आपका व्यक्तित्व बहुमुखी होता है, ठीक है ना। तो रचनात्मक कौशल मतलब क्या होगा, जैसे आप देख रहे हैं स्किल डेवलपमेंट सरकार एक प्रोग्राम ही चला रही है, 2014 से स्टार्ट किया गया है, आपने सुना होगा। कौशल विकास, कौशल विकास के केंद्र जो हैं वो हर जगह स्थापित करने हैं, नहीं स्थापित हुआ है, वो सरकार की कमी है, वो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में, लेकिन उसको करना है। तो रचनात्मक कौशल में गांधीवादी आयाम, गांधीवादी आयाम के द्वारा कैसे किसी व्यक्ति को रचनात्मक बनाया जा सकता है, उसको रचनात्मक कौशल प्रदान किया जा सकता है, ठीक। तो अब हम लोग अगला बात करते हैं, गांधीवादी का क्या मतलब है। 3 शब्द हैं, गांधीवाद, 2 शब्द हो गए, गांधीवाद और गांधीवादी, दोनों में अंतर है? क्या अंतर है, कौन बताएगा? बहुत अच्छा। गांधीवाद का मतलब है कि गांधी, आप गांधी जी को तो जानते ही हैं, है ना। गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, है ना, या जब भी वो अफ्रीका में थे, साउथ अफ्रीका में, उसके बाद भारत में आए, तो उसके दौरान उन्होंने कई सारे प्रयोग किए हैं, एक्सपेरिमेंट, उनकी बुक का ही नाम है एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, है ना। तो जिसमें उन्होंने अपनी आत्मकथा के बारे में लिखा है। अगर आपको समय मिले, बहुत सस्ती किताब मिलती है, उसको खरीद लीजिए, पढ़ लीजिए, बहुत ही अच्छा होगा। आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस उनकी ऑटोबायोग्राफी ही पढ़ लीजिए इसके लिए। तो जो उन्होंने प्रयोग किया, जो सिद्धांत दिया, जो कॉन्सेप्ट दिए, उन्हीं को जब एक साथ रखते हैं उसको गांधीवाद कहते हैं। वो एक विचारधारा, गांधीवाद जब भी किसी चीज के बाद लास्ट में वाद लगता है, जैसे समाजवाद, पूंजीवाद, है ना, तो उसमें क्या होता है, वो एक विचारधारा को व्यक्त कर रहा है। मतलब गांधी जी की जो विचारधाराएं हैं, जो उनके सिद्धांत है, दर्शन है, वो सब किसमें आएगा, गांधीवाद में। जो व्यक्ति उन विचारधाराओं को मानेगा, जैसे आप अगर गांधी जी के किसी भी सिद्धांत को मान रहे हैं तो वो आप गांधीवादी कहलाएंगे। जो भी बाद में, जैसे नेहरू हैं, गांधीवादी हैं, है ना, बहुत सारे जो आज भी हैं, आप भी गांधीवादी हो सकते हैं, कोई भी गांधीवादी हो सकता है। तो इसमें ये नहीं है कि कौन होगा कौन नहीं होगा।
मतलब आप अगर गांधी जी के जो विचार हैं, दर्शन हैं, उसको फॉलो करते हैं, है ना, उसको बात करते हैं, चर्चा करते हैं, मानते हैं, तो आप गांधीवादी कहलाएंगे। ठीक, तो ये गांधीवाद और गांधीवादी। आयाम मतलब क्या होगा? आयाम को कहते हैं डायमेंशन इंग्लिश में। हाँ, नजरिया। और जैसे कहते हैं 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3D को 3 डायमेंशनल, फिर कहते हैं मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होनी चाहिए, बहुआयामी सोच हमारी कैसी होनी चाहिए? बहुआयामी। अगर आप 1 डायरेक्शनल हैं, मतलब जैसे किसी को लगता है कि आरक्षण गलत है, किसी को लगता है आरक्षण सही है, तो केवल 1 डायरेक्शनल है। अगर आप किसी को लग रहा है कि हाँ कुछ न कुछ कमियां हैं आरक्षण में और कुछ न कुछ अच्छाइयां हैं आरक्षण में, आगे क्या होना चाहिए, तो ये है एक बैलेंस्ड अप्रोच। आप एक दिशात्मक नहीं, जैसे कुछ लोगों को लग सकता है कि जातिवाद अच्छी चीज है, कुछ लोगों को लग सकता है जातिवाद बुरी चीज है। तो जो एक पक्षीयता है उसमें आपका क्या हो जाएगा? एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचेंगे, आपका जो विचार है वो एक्सट्रीम पे जाएगा, आप उसमें कट्टरता को बढ़ावा देंगे, है ना। जब आप एक पक्ष में सोचते हैं, जब आप बैलेंस करके सोचते हैं चीजों को, तो आप एक नए निष्कर्ष पर निकलते हैं जो कि एक बैलेंस्ड विचार होता है। ठीक है ना। तो गांधीवादी जो आपके आयाम है, आयाम मतलब डायमेंशन, कि आपको जो गांधीवादी आयाम मतलब गांधी ने जो सिद्धांत दिए हैं वो एक पक्षी नहीं है, है ना। उन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं पूरे सोसाइटी को, पूरे ह्यूमंस को ध्यान में रख के दिया है सिद्धांत। तो उसके जो सिद्धांत के जो आयाम हैं उनको प्रयोग करके किसी व्यक्ति को रचनात्मक कौशल प्रदान करना है, ये आपके शीर्षक का मतलब है। जो आपका टॉपिक का शीर्षक है उसका मतलब ये है कि गांधी जी के द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं उनका जो आयाम है उनको मल्टी डायमेंशनल करके हर क्षेत्र में प्रयोग करके किसी भी व्यक्ति को पर्सनालिटी डेवलपमेंट या स्किल डेवलपमेंट में उसको प्रयोग करना है। ठीक है, ये शीर्षक का मतलब है। अब आगे चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा टॉपिक पे भी कुछ बात कर लेते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं? शीर्षक क्या है आपका? आपका सिलेबस में बहुत सारी चीजें दी होंगी, मुझे सिलेबस पढ़ाना नहीं है। तो हम लोग देखते हैं गांधीवादी आयाम में क्या क्या चीजें हैं। गांधीवादी आयाम या जो गांधीवाद है, गांधीवादी विचारधारा है, उसमें क्या क्या चीजें जो है सम्मिलित की गई हैं, किन किन क्षेत्रों में गांधी जी ने अपने सिद्धांत दिए। तो जैसे एक एक करके देख लेते हैं। सामाजिक क्षेत्र, दूसरा राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, आवाज मत कीजिए, इसके बाद तो आवाज ही करेंगे घर जाके। आर्थिक क्षेत्र, पर्यावरणीय क्षेत्र, फिर है नैतिक क्षेत्र या नैतिकता या नैतिक क्षेत्र में क्या दिए हैं, क्या सिद्धांत दिए हैं। तो सबसे पहले सामाजिक क्षेत्र। सामाजिक क्षेत्र में क्या क्या बोले हैं गांधी जी, किसी चीज को बताएंगे आप? सामाजिक क्षेत्र में कुछ काम किए हैं गांधी जी ने समाज के लिए? छुआछूत को मिटाने का प्रयास किए, बहुत अच्छा। अस्पृश्यता निवारण करने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया है। और तीन कठिया, वो तो किसानों के लिए था ना। हाँ, वो आर्थिक में आ जाएगा। ठीक है, मतलब गांधी जी का मेन, गांधी जी जो थे, सुनिए, गांधी जी पंथ क्या मतलब होता है? पंथ निरपेक्षता इसका मतलब होता है कि अरे जैसे डॉक्टर है वो और वो झाड़ू लगाना, मतलब कि सफाई कर्मी, दोनों को एक नजरिए से देखने के लिए, वो तो समानता होगा। हाँ, बैठिए। पंथ निरपेक्षता मतलब जैसे उन्होंने कहा सर्वधर्म समभाव। पंथ निरपेक्षता जो आपका सेक्युलरिज्म शब्द लिया गया है आपके किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में है।
उद्देशिका जो है, प्रस्तावना जो है, उसमें सेक्युलरिज्म शब्द जोड़ा गया है ना। उसका मतलब ये है कि राज्य जो है किसी धर्म विशेष को क्या करेगा, प्रोत्साहन नहीं देगा। धर्म विशेष को, वो सभी धर्मों को एक समान देखेगा। जैसे हमारा देश जो है वो धर्म आधारित देश नहीं है। हमारे देश में हर एक धर्म को क्या दिया गया है, समान महत्व दिया गया है। किसी एक विशेष धर्म पर बल नहीं दिया गया है ना। धर्म राज्य क्या है, हर एक धर्म पर क्या करेगा, समान रूप से अपना नजर रखेगा। ये नहीं किसी के साथ भेदभाव करे, किसी को ज्यादा मदद कर दे, किसी को कम मदद करे, ठीक है ना। तो ये तो सामाजिक क्षेत्र में जो कार्य किए हैं, मतलब जो विचार दिए हैं, जैसे कि जो शोषण होता था, जैसे उस समय पे, आज की व्यवस्था में भी आप देखते होंगे, ऐसा नहीं है कि वो समाप्त हो गया है। आप गांव में जाते होंगे, देखते होंगे, कोई अगर कदाचित उच्च वर्ग का व्यक्ति है या कोई निम्न वर्ग का व्यक्ति है, तो आपको आज भी वो जो अस्पृश्यता कहते हैं समाप्त हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाता होगा, है ना। जो वंचित वर्ग के लोग हैं, अगर उच्च वर्ग के यहाँ जा रहे हैं तो उनको बहुत ही शोषणकारी दृष्टि से देखा जाता है। आज भी शोषण किया जाता है, लेकिन बहुत जगह लोग जो उच्च वर्ग के हैं वो समझदार हुए हैं धीरे धीरे, तो उन्होंने उस दर्जे का सम्मान देना भी शुरू किया है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वही चल रहा है सिस्टम। कमियां हैं समाज में, लेकिन धीरे धीरे समाज में क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। धीरे धीरे उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच का जो खाई है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। जिसके लिए क्या जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। उसी के लिए आरक्षण लाया गया है कि जो वंचित वर्ग थे, शोषण वर्ग थे, उनको क्या मिले, मदद दी जाए, जिससे वो समाज में अपना एक स्तर प्राप्त करें। लेकिन समस्या यहाँ पे आ जाती है कि आरक्षण का जो लाभ है वो वंचित वर्ग जो था उसको नहीं मिल पा रहा है। उसमें भी वंचित वर्ग में भी एक ऐसा क्राइटेरिया बन गया है, एक ऐसा लेवल बन गया है कि कुछ उसमें अमीर हो गए हैं, ठीक है ना। जो मतलब पिछड़े लोग थे पहले, जो शोषित थे, जिनका शोषण हो रहा था, उसमें भी एक लेयर बन गया है कि उसमें भी कुछ लोग सशक्त हो गए हैं। अब आरक्षण का लाभ वही ले रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा नहीं मिलना चाहिए था। अब जो गरीब है उनको मिलना चाहिए ना। जब एक व्यक्ति को मिल गया आरक्षण का लाभ, वो सशक्त हो गया, सामाजिक स्थिति अच्छी हो गई, आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई, तो उस कम्युनिटी के दूसरे व्यक्ति को मिलना चाहिए ना। लेकिन समस्या ये है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने ही लोगों को मिलता जा रहा है उनमें से। तो ये इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ है। अगर सही से इम्प्लीमेंटेशन किया जाए तो समाज का सभी व्यक्ति जो है सामाजिक और आर्थिक न्याय और जो है राजनीतिक न्याय के रूप में आगे बढ़ेगा। तो सामाजिक क्षेत्र में गांधी जी ने विचार दिया कि जो शोषण वर्ग है, जिस वर्ग का शोषण हो रहा है, उसको क्या दिया जाए, उसको मदद दिया जाए, है ना। अस्पृश्यता जैसी जो चीजें हैं उनको समाप्त किया जाए। हालांकि उन्होंने वर्ण व्यवस्था को सही माना है, लेकिन उन्होंने वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जो शोषण हो रहा है उसका उन्होंने बहुत विरोध किया है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है एक विशेष कार्य को कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो विशेष कार्य ही जीवन भर करे। अगर उसकी इच्छा है कि वो दूसरा कार्य करना चाह रहा है तो वो करे, लेकिन आप किसी के ऊपर दबाव मत डालिए कि नहीं, तुम हमारे यहाँ मजदूरी कर रहे थे तो तुम मजदूरी करोगे, तुम्हारी आने वाली सारी पीढ़ियां मजदूरी करेंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो सामाजिक क्षेत्र में जो न्याय है, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, ठीक है ना, उसको स्थापित करने के लिए गांधी जी ने बहुत सारे कार्य किए हैं। उसके बारे में आप लोग पढ़ते। राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक क्षेत्र में गांधी जी के कई सारे सिद्धांत हैं, आप लोग पढ़े होंगे। जैसे समानता। समानता मतलब क्या है? समानता मतलब सबको एक समान देखना, जनरली यही हम लोग समझते हैं। लेकिन जो आपका आर्टिकल 14 है, समानता क्या है उसमें? समानता का अधिकार और कानूनों का समान संरक्षण। समानता मतलब है कि जब आप जनरली क्या करेंगे, सबको समान देखेंगे, ठीक है। लेकिन जब कोई एक अगर भेदभाव देख रहा है आपको, है ना, एक होती है सकारात्मक भेदभाव, एक शब्द है सकारात्मक भेदभाव या सकारात्मक विभेद कह सकते हैं आपको। सकारात्मक विभेद मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि कोई जनरल वर्ग का है
जिसको आप अनरिजर्व कहते हैं, और कोई मान लीजिए एससी या एसटी या ओबीसी का है, ठीक है ना। ठीक, अगर आप सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से देखेंगे, ठीक है ना, तो आपको ये देखना होगा कि जब आप अनरिजर्व कम्युनिटी को देखें, अनरिजर्व जितने लोग हैं जनरल में आते हैं, उनके लिए कानून एक बराबर हो, ठीक है। एससी के लिए देखेंगे तो उनके लिए कानून एक बराबर हो, एसटी कम्युनिटी के लिए कानून एक बराबर। लेकिन जब आप जनरल और एसटी को देखेंगे, उनके लिए कानून एक बराबर रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते हैं। उसमें आपको जो कमजोर है उसको कुछ क्या देना होगा, बढ़ावा देना होगा। जैसे आप लोग अपने घर में ही देखते होंगे, आप लोग भाई बहन हैं, सबके घर में होते हैं, सबके पास भाई बहन हैं, तो आप देखते हैं कि माता पिता क्या करते हैं कि जो सबसे कमजोर बच्चा होता है उसको थोड़ा मदद करते हैं अपने से। जब बड़े भी हो जाते हैं तो जो मान लीजिए 2-3 भाई थे, 2 की जॉब लग गई, 1 की जॉब नहीं लगी है, तो माता पिता उसको क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, कमजोर को मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, बराबर तरीके से दौड़ शुरू हो, है ना। ऐसा नहीं कि कोई 10 मीटर आगे से दौड़ रहा है, कोई 50 मीटर पीछे से दौड़ रहा है। एक प्लेइंग फील्ड बराबर होनी चाहिए ना सबके लिए, तो ये है। तो राजनीति में जो समानता है वो ये है ना, जो आप आर्टिकल 14 में पढ़ते लिखते हैं। फिर राजनीतिक क्षेत्र में और क्या, जैसे राजनीति के ही क्षेत्र में बहुत आनंद आ रहा है आप लोगों को, तो राजनीति के क्षेत्र में और कौन सा सिद्धांत दिया है गांधी जी ने? जैसे एक सिद्धांत दिया है, कहते हैं आप लोग कि गांधी जी जो है अराजकतावादी थे। अराजकतावादी मतलब गांधी जी का मानना था कि राज्य को आदर्श रूप में नहीं होना चाहिए, आदर्श रूप में राज्य नहीं होना चाहिए। राज्य क्या करता है? राज्य आपके ऊपर प्रतिबंधों को आरोपित करता है ना। जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं आपको संविधान में, वो क्यों दिए गए हैं? राज्य के विरुद्ध सुरक्षा है कि राज्य ऐसे कानून ना लागू कर दे कि आप किस जो अधिकार है, स्वतंत्रता है, उनको छीन ले। उनके खिलाफ आपको अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार। तो गांधी जी अराजकतावादी थे आदर्श रूप में। उनका मानना था कि जब स्वराज्य होगा, स्वराज मतलब स्वराज, स्व मतलब स्वयं का राज, स्वयं का राज का मतलब जब हम लोग इतने शिक्षित हो जाएं, हमारे अंदर इतनी नैतिकता हो जाए कि हम जैसे अपना हित चाहते हैं वैसे ही दूसरे का भी चाहें। जैसे जब हम अपने बारे में सोचते हैं तो चाहते हैं कि हमारा अच्छा ही अच्छा हो, चाहते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति बने कि जब हम दूसरे के बारे में भी सोचें तो उस व्यक्ति की जगह पर खुद को रखें। इसको कहते हैं समानुभूति का सिद्धांत। एक सिद्धांत है इथिक्स में, इसको कहते हैं समानुभूति, इम्पैथी। इम्पैथी एक है जिसको कहते हैं सहानुभूति। सहानुभूति दोनों अंतर जानते हैं आप? क्या है बताइए, उदाहरण के द्वारा बता दीजिए। कौन बताएगा? जल्दी से बताइए, 1 मिनट के अंदर। चलिए, सहानुभूति और समानुभूति। सहानुभूति तो सभी लोगों ने सुना होगा, समानुभूति भी सुने हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है ना। तो सहानुभूति मतलब क्या होता है? एक ऐसी स्थिति जिसमें उस परिस्थिति से आप गुजरे नहीं हैं, लेकिन आपको उस परिस्थिति को देख के आपके मन में करुणा का भाव, दया का भाव उत्पन्न हो जाए। जैसे आपको किसी, मान लीजिए मेरा या किसी भी व्यक्ति का हाथ नहीं टूटा हुआ है, लेकिन किसी व्यक्ति का हाथ टूटा हुआ है, तो जब आप उसको देखेंगे, आपका हाथ नहीं टूटा हुआ है मान लीजिए कभी भी, तो आप जब उसको देखेंगे तो आपके मन में दया का भाव है, इसको कितना दर्द होगा। लेकिन आप उसके वास्तविक दर्द को नहीं समझ पाएंगे। क्या समझ पाएंगे? क्योंकि आपका हाथ तो टूटा ही नहीं कभी। आप केवल इमेजिन कर सकते हैं, हो सकता है दर्द होगा, कितना दर्द होगा, ये नहीं समझ पाए। उस स्थिति में आप क्या, आपके अंदर क्या आ रहा है? सहानुभूति आ रहा है, सहानुभूति आ रहा है, ठीक है ना। जब किसी, आप मान लीजिए मेरा हाथ नहीं टूटा है, किसी का हाथ टूटा हुआ देखूंगा तो मुझे लगेगा अरे इसकी मदद करनी चाहिए, कुछ जो हमारे पास हो सके उसकी मदद करते हैं, तो मेरे अंदर सहानुभूति आ रही है। समानुभूति, सम अनुभूति,
सम मतलब उसके समान, मतलब उस परिस्थिति में आप थे, कभी भी झेले हुए हैं, या किसी भी परिस्थिति में आप उसके समान उसी तरह का दुख कष्ट जो भी स्थिति है उसको झेले हुए हैं। जैसे उसका हाथ टूटा हुआ है, मान लीजिए कभी आपका भी हाथ टूटा हुआ रहा हो, आपको जो दर्द है वो महसूस हुआ रहा होगा, वो आज भी आपको याद है, तो आप उसकी पीड़ा को समझ पाएंगे उसी लेवल पे जाके। वो कौन सी स्थिति होती है? समानुभूति की स्थिति होती है। ठीक है, तो ये है। तो राजनीतिक क्षेत्र में जो अराजकतावादी, हम लोग स्वराज पे बात कर रहे थे, है ना। स्वराज मतलब स्वयं का शासन। स्वयं का शासन जब होगा जबकि सब लोग कैसे हो जाएंगे? समानुभूति की स्थिति में आ जाएंगे, है ना। समानुभूति की स्थिति में क्या होगा कि हम एक दूसरे के जगह पर दूसरे को रख के सोचेंगे कि भाई मुझे ये कुछ बोल रहा है इस कारण से, तो मैं इसको उसके जगह पर खुद को रखूं कि अगर वो मुझे ऐसा बोला होता तो मैं कैसा रिएक्शन करता। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपके जो निर्णय होते हैं ना बहुत सही होते हैं। ठीक है, जैसे जब माता पिता कहते हैं कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो, आपको लगता है अरे दिन भर कहते रहे पढ़ाई करो पढ़ाई करो, लेकिन जब आप अभी तो आप उसको अनुभव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप अभी माता पिता नहीं बने हुए, लेकिन जब आप उस स्तर पर पहुंचेंगे तब आप भी ऐसा ही रिएक्शन करेंगे। क्यों? क्योंकि तब आपको याद आएगा कि मेरे माता पिता ऐसा कह रहे थे, मैं भी आज ऐसा ही कर रहा हूँ। वो समानुभूति की स्थिति होगी बहुत समय बाद, उसको आप अभी अनुभव नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। और तो जो स्वराज है, स्वराज का मतलब स्वयं का राज लाना है, मतलब स्वयं को हम इतना नैतिक बनाएं कि हम दूसरे का अहित चाहे ही नहीं। जब दूसरे का हित चाहेंगे नहीं, सबका हित होता रहेगा, तो राज्य की क्या जरूरत है? राज्य क्या करता है? राज्य आपको बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराता है, सड़क उपलब्ध करा रहा है, पानी उपलब्ध करा रहा है, बिजली उपलब्ध करा रहा है, भोजन उपलब्ध करा रहा है ना। जब हम स्वयं से ही सक्षम हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे, तो हमको किसी और राज्य की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा आदर्श स्थिति है, ऐसा संभव नहीं है। तो ये है अराजकतावादी या स्वराज का सिद्धांत। आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण सिद्धांत है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। पढ़े हैं आप लोग? न्यासवादिता का सिद्धांत। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत ये कहता है कि राज्य जो है या समाज में जो भी वर्ग हैं, उनको जो समाज का संसाधन है उसका केवल संरक्षण करना चाहिए। सरकार को क्या करना है? सरकार लोगों से टैक्स वसूलती है, आप भी टैक्स दे रहे हैं, कोई भी 1 रुपए का भी सामान खरीद रहे हैं उसमें टैक्स जा रहा है ना। तो आपसे सरकार टैक्स वसूल रही है, उस पैसे का प्रयोग वो आपके ही हित के लिए प्रयोग कर रही है। लेकिन अगर वहीं पे कोई नेता, राजनेता अगर करप्शन कर ले रहा है तो वो क्या कर रहा है? आपके साथ गलत कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, आपके साथ अन्याय कर रहा है। तो जो न्यास का सिद्धांत है ट्रस्टीशिप का, उसमें गांधी जी का कहना था कि सरकार को कैसा होना चाहिए? एक ट्रस्ट की तरह कार्य करना चाहिए। ट्रस्ट की तरह जब कोई कार्य करता है तो वो केवल संसाधनों का देख रेख करता है, उसका उपभोग नहीं करता है, उसका केवल सदुपयोग करेगा। वो अपने लिए उससे इनकम नहीं बनाएगा, ना तो अपने लिए बनाएगा, ना तो किसी को और उसमें क्या भ्रष्टाचार आदि का प्रयोग करने देगा। लेकिन समस्या यह हो जाती है कि उसमें भी मिलजुल जाते हैं लोग, खाने लगते हैं। तो ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है कि राज्य को कैसा होना चाहिए? ट्रस्ट की तरह कार्य करना चाहिए। और आर्थिक क्षेत्र में क्या सिद्धांत दिए हैं? जैसे आर्थिक क्षेत्र में ही कृषि क्षेत्र आता है, जिसमें आप लोग जैसे 3 कठिया जो था, कौन सा विद्रोह था? चंपारण में गए थे ना, चंपारण में गए थे तो वहाँ पे खेती के लिए आंदोलन चलाया था। मजदूरों के लिए अहमदाबाद मिल में आंदोलन चलाया था। खेड़ा सत्याग्रह भी एक हुआ था, है ना। तो मजदूरों के लिए भी गांधी जी ने बहुत प्रयास किया है ना। किसानों के लिए प्रयास किया है, उनको किसानों के लिए आंदोलन किया, वो तो आप देख ही रहे हैं। दूसरी बात कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में गांधी जी का मानना था कि विकेंद्रीकरण हो। विकेंद्रीकरण का मतलब कि जो सत्ता है या शक्ति है, पावर जो है, वो एक व्यक्ति के पास ना रहे। सत्ता का क्या हो? विकेंद्रीकरण हो, पावर जो है डिसेंट्रलाइज्ड हो। जैसे आप देखते हैं सबसे पहले केंद्र सरकार है, फिर राज्य सरकार है, फिर एक 3 टियर गवर्नमेंट है, पंचायती राज, है ना। पंचायती राज को जो संवैधानिक दिया गया है स्थिति, कब दिया गया है? 93वां और 94वां जो संशोधन किया गया है 1992 में, ठीक है ना। उसमें पंचायत को कैसा अधिकार दिया गया है? संवैधानिक अधिकार दिया गया है, ठीक है ना। तो
जो विकेंद्रीकरण है, शक्तियों का जो विकेंद्रीकरण है, उससे क्या होगा कि एक व्यक्ति के हाथ में जब सत्ता नहीं रहेगी तो वो क्या करेगा। जैसे आप देखते होंगे कि चुनाव में भी आरक्षण लागू है ना, सीटों का आरक्षण होता है ना, जिससे क्या होगा, हर व्यक्ति का प्रतिनिधित्व, हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होगा ना। तो हर वर्ग का जब प्रतिनिधित्व कर रहा है कोई व्यक्ति, तो किसी वर्ग के साथ क्या अन्याय होने देगा। जैसे मान लीजिए किसी SC ST OBC जनरल, वैसे हर वर्ग से एक एक व्यक्ति चुना गया, तो जब किसी नियम कानून या बनाने की बात होगी तो हर व्यक्ति, हर वर्ग का जो व्यक्ति है वो अपने वर्ग को भलाई चाहेगा ना। तो इससे क्या होगा, समाज में जो नियम कानून बनेंगे वो क्या होंगे, एक समान भाव से बनेंगे, विभेदात्मक नहीं होगा, किसी के साथ भेदभाव हो जाए। ठीक है, तो आर्थिक रूप से गांधी जी चाहते थे कि जो शक्ति है उसका विकेंद्रीकरण है ना। जैसे वर्तमान में जो सरकार काम कर रही है उसका सिद्धांत क्या है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। गवर्नेंस मतलब सुशासन, सुशासन मतलब सरकार के जितने भी लोग हैं, जो भी क्रियाकलाप करते हैं डेली बेस पे, या जो भी नियम कानून आज बनाते हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, वो गवर्नेंस है। गवर्नमेंट का मतलब कि जो अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी ये सब है, उनका क्या हो, बहुत कम से कम हो, जिससे कि जो सरकार का पैसा है वो कम से कम खर्च हो और उसका फायदा जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो लोगों को। गवर्नेंस है ना, तो मतलब मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। ठीक है, पर्यावरणीय क्षेत्र में इसमें आर्थिक में एक और है सर्वोदय का सिद्धांत, गांधी जी ने दिया। ये देखिए, गांधी को पढ़ते पढ़ते इतना मौज आ रहा है कि एकदम नींद आ जा रही है, बहुत ही सही। तो एक सर्वोदय का सिद्धांत है जिसको आज आप लोग समावेशी विकास करके सुनते होंगे, है ना। समावेशी विकास को इंग्लिश में कहते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट। समावेशी विकास का मतलब यह है कि सबका विकास हो और सभी क्षेत्र में विकास हो, सबका विकास हो और सबका जो विकास हो रहा है वो हर क्षेत्र में हो। ये नहीं कि राजनीतिक स्वतंत्रता मिल गई, सामाजिक स्वतंत्रता मिल ही नहीं रही है, सामाजिक अधिकार मिल ही नहीं रहा है, आर्थिक गरीब पड़े हुए हैं, बोलने का अधिकार तो मिल गया, जब खाने को ही नहीं रहेगा तो क्या बोलेंगे, पढ़ने को ही नहीं रहेगा तो क्या बोलेंगे, जब ज्ञान ही नहीं प्राप्त हो पाएगा, कोई मजदूरी करते जीवन बिताएंगे हम लोग। तो हमको चहुमुखी विकास चाहिए ना, अच्छा भोजन मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य हो, उसके लिए सरकार को हर दिशा में कार्य करना हो, तो समावेशी विकास। पर्यावरण क्षेत्र में उन्होंने प्रमुख सिद्धांत एक दिया था जिसको आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट आजकल सुनते होंगे, बहुत चर्चा में रहता है। उन्होंने कहा था, एक स्टेटमेंट है उनका, कि पृथ्वी पे इतने संसाधन हैं कि हर व्यक्ति का क्या किया जाए, आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है, लेकिन पृथ्वी पर इतने संसाधन होने के बावजूद वो कम हो जाएंगे अगर कोई लालची व्यक्ति हो उसको पूर्ण करने के लिए। मतलब अगर लालच कोई कर रहा है, जैसे कंपनियां क्या करती हैं, चाहती हैं कि पूरा जो संसाधन है उसको लूट खसोट के एकदम पूरा पैसा बना ले, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया, हमारे यहाँ के संसाधन ले जाके अपनी इंडस्ट्री तैयार कर लिए और उसी को लाके हमारे यहाँ बेच रहे थे और हमको हमारे यहाँ से फिर पैसा ले जाके वही कर रहे थे। हम लोगों को बेवकूफ़ बना दिया उन्होंने, हम लोग बनते जा रहे थे, उसके खिलाफ फिर आंदोलन किया हम लोगों ने। तो पर्यावरणीय क्षेत्र में उन्होंने इस तरह के सिद्धांत। नैतिक क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा उन्होंने काम किया है। जैसे वो कहते थे कि साध्य और साधन का एक सिद्धांत है उनका, बस ये लास्ट बात है। साध्य और साधन का सिद्धांत का क्या मतलब है कि आपका कुछ लक्ष्य है, यहाँ पढ़ने का लक्ष्य है, आते हैं पढ़ने, ठीक है, वो साध्य है आपका लक्ष्य, साध्य लक्ष्य होता है। साधन मतलब कि आप जिस मेथड के द्वारा उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, तो जो रेगुलर आ रहे हैं उनका सही मेथड है ज्ञान प्राप्त करने का। कुछ लोग एक दिन आते हैं, 4 दिन नहीं आते हैं, फिर 2 दिन आएंगे, फिर 4 दिन नहीं आएंगे, तो इससे क्या होगा, इर्रेगुलरिटी होगी। अगर आप नहीं आ रहे हैं, घर पे अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, तब भी आप अपने लक्ष्य की ओर जाएंगे। लेकिन अगर आप बस घूमते रह रहे हैं घर पे रुक के ही, तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का जो साधन है वो क्या है, गलत है। तो साध्य साधन को लेकर ही वो उनके बीच में, सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में विवाद है, या जो क्रांतिकारी थे और जो सत्याग्रही थे उनके बीच में विवाद है। क्योंकि क्रांतिकारी चाहते थे कि हम हिंसा के द्वारा ही
क्रांति करके स्वतंत्रता ले लेंगे। जबकि गांधी जी का साधन क्या था कि हम सत्य, अहिंसा आदि को पालन करके ही करें। तो ये कुछ ओवरऑल चीजें थी।